लिखिएगा अनुप्रस्थ तरंग। ये वे तरंगे हैं, ये वे तरंगे हैं जो माध्यम के ये वह तरंगे हैं, ये वह तरंगे हैं जो माध्यम के, ये वह तरंगे हैं जो माध्यम के, जो माध्यम के, जो माध्यम के कण, जो माध्यम के, जो माध्यम के चलने की दिशा में, ऐसे लिखिएगा, जो माध्यम के चलने की दिशा में, जो माध्यम के चलने की दिशा में अपने कणों को लंबवत रखती हैं, चलने की दिशा में अपने कणों को लंबवत रखती हैं। चलने की दिशा अगर ऐसी है तो कण कैसा है, कण का डायरेक्शन कैसा है, कणों का विस्थापन, कणों का विस्थापन कैसा है, ऐसा है, कणों का विस्थापन कैसा है, ऐसा है। जबकि तरंग की दिशा की बात करेंगे, तरंग की दिशा, तरंग की दिशा आगे है, लेकिन कणों का विस्थापन कैसा है, ऊपर नीचे। कैसे हो गए, लंबवत हो गए, 90 डिग्री पर हो गया मामला। कैसा हो गया, 90 डिग्री पर हो गया। और 90 डिग्री पर जब तरंग की दिशा कणों की विस्थापन की दिशा की जब लंबवत हो जाए तो आपकी तरंग कौन सी होगी बेटा, अनुप्रस्थ तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग का सबसे बढ़िया उदाहरणों की बात की जाए कि इसके उदाहरण बताएं, आपसे पूछा जाए तो फटाक से मुझे, मैंने आपको उदाहरण समझाया है, अभी पेपर में लगातार पूछा जाता है अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण बताएं। क्या हो सकता है, पानी पर उपस्थित, अगर बात करें तो पानी के तल पर उपस्थित तरंग, ठीक है, पानी के तल पर उपस्थित तरंग, ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण आपका हो सकता है दो ओर से बंधी हुई रस्सी, बंधी हुई रस्सी के किनारे से उठी तरंग, ये हो सकता है इसका उदाहरण। बंधी हुई रस्सी के किनारे से उठी तरंग, ये इसका उदाहरण हो सकता है। तीसरे उदाहरण की बात करें कि सर्प की चाल भी उदाहरण है अनुप्रस्थ तरंग का। और अनुप्रस्थ तरंग कैसी होती है बेटा, ये है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, ये है आपकी अनुप्रस्थ तरंग। ये उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण आपको मिल सकते हैं पेपरों के अंदर, कहीं पर भी पेपर में मिलता है तो आप इस तरह के उदाहरणों को पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। तरंग की दिशा की बात की गई है, ये दिशा है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग लिखिएगा बेटा, हेडिंग बनाए, अनुदैर्ध्य तरंग, ये समझ में आया है ना, अनुप्रस्थ समझ में आ गया। ये अनुदैर्ध्य इसका थोड़ा सा अलग है, लंबवत नहीं होगा। लिखिए बेटा अनुदैर्ध्य तरंग लिखिएगा कि जब तरंग में माध्यम के कण, 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 जब तरंग में माध्यम के कण तरंग की दिशा के, तरंग की दिशा के समानांतर, तरंग की दिशा के समानांतर विस्थापित होते हैं, तरंग की दिशा के समानांतर विस्थापित होते हैं, तरंग की दिशा के समानांतर विस्थापित होते हैं, जैसे कि विस्थापित होते हैं तो ये तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। जैसे कि ये कण है, ये आया, ये टकराया, फिर ये वापस टकराया, वापस टकराया, वापस टकराया, वापस, ठीक है। ये जो अगर बात करें तो कण के विस्थापन की दिशा भी यही है, कण के विस्थापन की दिशा,
भी यही है, जबकि तरंग की दिशा भी यही है। जब लंबवत होगा मामला तो तरंग कहलाएगी लंबवत, अगर मामला होगा कैसा, समानांतर, कैसा होगा, समानांतर, एक ऐसे है और एक ऐसे है। जब ऐसे है तो समानांतर है, कण भी इधर जा रहा है और तरंग भी इधर ही जा रही है, लेकिन कण जा रहा है ऊपर और तरंग जा रही है, तो 90 डिग्री हो गया, लंबवत हो गया। और लंबवत होगा तो उदाहरण बन जाएगा प्रश्न का, अन्यथा रहेगा अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन इसके बेटा उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिखिए इसके क्या हो सकता है, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग लोहे के अंदर उत्पन्न, कि अंदर की बात की गई है, बाहर की बात नहीं की गई है, अंदर की बात की गई है। हाँ भाई, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग की बात की जाए तो अनुदैर्ध्य, और बताइए और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, कुछ बताएं क्या हो सकता है, और कौन सी तरंग है, कुछ बताइए। उदाहरण लिखिए बेटा इसका, हवा में ध्वनि तरंग, हवा में उत्पन्न 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 ध्वनि तरंग, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, ध्वनि तरंग जो हवा में उत्पन्न होगी वो भी आपकी कैसी है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, ये मुख्य उदाहरण है। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, आवर्त गति, है ना, हम लोगों ने गतियां पहले स्टडी की है, उन गति में से ये हमारी गति का मेन क्वेश्चन, एक बार फटाफट इसको बेटा रिवाइज कर लीजिए, कहीं कोई पॉइंट आपका जो छूट रहा था लेकिन मैं समझा नहीं पाया, ठीक है, मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक आपको खत्म हो रहा है वो खत्म होता चल रहा है। ठीक है ना, ये फिजिक्स का पोर्शन है, थोड़े बहुत समय में ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल से तीसरी क्लास चल रही है आपकी, तो एक क्लास कंप्लीट हो गई, फिर परसों से चल रही है तीसरी क्लास, परसों भी फिजिक्स पढ़ाया था, अगली फिजिक्स पढ़ानी आएगी, फिजिक्स तीसरा दिन है फिजिक्स का। पेपर में यही पूछ लेता है। ठीक है, पेपर में ये पूछ लेता है आवर्त काल क्या होता है, आवर्त क्या होता है। ठीक है, आवर्त काल का अगर मात्रक का बात करोगे बेटा तो कौन रहेगा इसका, सेकंड मात्रक रहेगा सेकंड, समय की बात कर रहा है, सिंपल है सेकंड। ठीक है, और अगर आयाम का पूछे तो आयाम मीटर सेंटीमीटर, अरे भाई आयाम क्या है, विस्थापन तो है, आयाम है ना, विस्थापन तो है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, दूसरे स्थान वहां से लौटना। आयाम एक दूरी की बात की है, दूरी किस में नापी जाती है, मीटर, है ना, लेकिन इसका जरूर याद रखिएगा कौन है इसका मात्रक, हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक है आपका हर्ट्ज। आवृत्ति में आपको पढ़ा चुका हूं कि एक आवृत्ति बस बता चुका हूं, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाएगी बेटा आपकी, आवृत्ति क्या है ना, बहुत इजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन ये है कि एक बार एग्जाम के सामने से आना चाहिए, पेपर में आया तो कर लोगे, है ना। चलिए कर लीजिए एक बार इसको साथ लीजिए, फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, लोग करें इसका रिवीजन, पूछा आपसे, चलो कोई, है ना। इसको बेटा आप बताएं कि गतियां, गतियों में हमने पढ़ी गति, आवर्त गति कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है आवर्त गति, है ना, किसे बोलते हैं आवर्त, किसको बोलते हैं पीरियड को। तो आवर्त गति दो प्रकार की है, कौन सी दो प्रकार के बताएं, सरल आवर्त गति और तरंग गति, और तरंग गति, है ना। जो सरल है, सरल में क्या है, माध्य स्तर कैसा रहता है, स्थिर या अस्थिर, माध्य स्तर कैसा रहेगा सरल गति में, स्थिर रहता है। ठीक है, माध्य स्तर आपका कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा, एक सरल गति है।
ठीक है, आप बताएं बैठ के अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ किसको कहा है? अनुप्रस्थ तरंग किसको कहा है? पानी अनुप्रस्थ तरंग मैंने अभी आपको बताया कि अनुप्रस्थ तरंग वो है जिसमें कण जो है वो अपने माध्य स्तर पे लंबवत होते हैं तरंग की दिशा के। ऐसे चल रहा है, तरंग की दिशा ऐसे चल रही है, तरंग की दिशा ऐसी है तो कण ऐसे हैं, लंबवत होंगे। लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर होगा। किससे पर होगा? 90 समकोणीय होना, है ना? 90 डिग्री का मतलब समकोणीय होना, ठीक है, समकोणीय होगा तो वो तरंग जो कहलाएगी कौन सी कहलाएगी? आपकी अनुप्रस्थ। और अगर कण की दिशा भी यही है और तरंग की दिशा भी यही है तो कैसे होगा? दोनों पैरेलल समानांतर हो जाओगे। हमारी कौन सी गति होगी? अनुदैर्ध्य गति होगी। दोनों ही गति हमारी कौन सी गतियां हैं? तरंग गति है। और तरंग गति किसका उदाहरण है? आवर्त गति का है, दूसरे नंबर का। ठीक है, पहला है आपका सरल आवर्त गति। ये जो मैंने आपको पढ़ाए थे इसके ऊपर रिवीजन कर लीजिएगा। क्या है माध्य स्थिति, क्या है आयाम, क्या है दोलन, क्या है आवर्त काल और क्या है आवृत्ति। 5 टर्म पेपर में आपके पूछे जाते हैं कि माध्य स्थिति किसे कहते हैं? माध्य स्थिति किसे कहते हैं? तो कण जिस जगह से प्रारंभ करता है वापस जब उसी जगह पहुंचता है, जिस जगह से वो प्रारंभ कर रहा है उसी जगह जब वो वापस आता है तो वो स्थिति जिस जगह वो चक्कर लगा रहा है ऊपर और नीचे दोहरा रहा है वो स्थिति आपकी क्या कहलाती है? माध्य स्थिति कहलाती है। आगे जाएगा फिर वहीं पर आएगा, फिर आगे जाएगा फिर वहीं पर आएगा। ये स्थिति ये जगह आपकी क्या है? माध्य स्थिति। आयाम क्या है? आयाम क्या है? आयाम है वो अधिकतम दूरी जो कण अपनी माध्य स्थिति से सबसे ऊपर जाता है, जहां तक सबसे ऊंचाई तक जाएगा उसका क्या है? आयाम। यहां से यहां तक क्या है इसका? यहां से यहां दूरी क्या हो गया? आयाम। क्या बन गया बेटा? आयाम बन गया। तीसरा क्या है आपका? एक दोलन क्या है? दोलन क्या है? दोलन है जिस स्थान से माध्य स्थिति से प्रारंभ किया फिर वापस आया, फिर मैं आ गया फिर वापस आया, एक पूरा चक्कर लगा दिया उसने, दोनों ओर का पूरा चक्कर लगा दिया। ये जो पूरा चक्कर लगाया है दोनों ओर का बेटा क्या कहलाएगा आपका? एक दोलन कहलाएगा। इस दोलन में एक दोलन में लगने वाला समय क्या है आपका? आवर्तकाल, है ना? क्या है? आवर्तकाल। और 1 सेकंड के अंदर किए गए दोलनों की संख्या। अगर किसी कण की स्पीड बहुत ज्यादा तीव्र है, बहुत तीव्र 1 सेकंड में कई सारे दोलन पूरे कर रहे हैं तो जितने दोलन को 1 सेकंड में पूरे करेगा उसकी क्या करेगी? आवृत्ति। और आवृत्ति को नाम देगा मान लेते हैं क्या है हमारा? हर्ट्ज। सिंपल, वेरी सिंपल, है ना? ठीक है, चलिए आगे और लिखिएगा यांत्रिक तरंगें। कुछ तरंगें और पूछी जाती है पेपर में, ठीक है? कुछ लिखिए, एक इंपॉर्टेंट नोट बनाइए और नोट कुछ तरंगों के नाम लिखिएगा। नोट बनाइए और उसमें पहली तरंग लिखिए यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग नोट बनाइए और उसमें लिखिएगा यांत्रिक तरंग। दूसरा लिखिए ध्वनि तरंग। यांत्रिक तरंग। दूसरा लिखिए ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग। तीसरा लिखिए श्रव्य तरंग। तीसरा लिखिए ना श्रव्य किसको बोलते हैं? श्रवण का नाम सुना था? श्रवण, हाँ श्रवण कुमार। कौन सा श्रवण? माता पिता के बातें बोली गई। हाँ
यांत्रिक एक तरफ होती है, ध्वनि एक होती है श्रव्य। श्रव्य का मतलब है सुनने वाली, श्रवण क्षमता, शब्द आता है श्रवण क्षमता, सुनने वाली क्षमता। कैसी श्रवण क्षमता है, वो श्रवण नहीं, ये श्रवण अलग है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक होती है श्रव्य और एक होती है पराश्रव्य। मुख्यतः इन दो तरह की बात करेंगे, ऐसा नहीं है मैं इस बात नहीं है, लेकिन मैं मुख्यतः बात करनी है आप श्रव्य की और पराश्रव्य की पित्त दृष्टि से बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग दुनिया भर का ध्यान देने के लिए उपस्थित नहीं है, हम लोग किसके लिए उपस्थित है, हमारे पेपर दृष्टि पे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिंदगी पड़ी है एक्स्ट्रा ज्ञान पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं या सामान्य फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सामान्य फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन जो हमारे पेपर दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं, चलता नहीं जाना है, ठीक है। पेपर उसमें जो आपने पूछी है तो पूछिए आप इसमें कौन सी है, पराश्रव्य कौन सी है। तो सबसे पहले जो आप लिखेंगे है ना, वो परिभाषा लिखिएगा बेटा, यांत्रिक तरंग की, यांत्रिक तरंग लिखिएगा, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग वे तरंग हैं जो किसी पदार्थिक माध्यम में, वे तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम में, पदार्थिक माध्यम जो होता है ठोस द्रव गैस है, ऐसे लिखिएगा, पदार्थिक माध्यम है ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस में उत्पन्न होती है, ठोस द्रव गैस में उत्पन्न होती है यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, उत्पन्न होती हैं यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगें चलाती हैं, ठीक है। ये यांत्रिक तरंगें बेटा दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ है ना, ये दो ही प्रकार हैं इसकी यांत्रिक तरंगें। बात करेंगे ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें भी अपनी पदार्थिक माध्यम में उत्पन्न है ना, और ध्वनि तरंगें भी कैसी तरंग है आपकी, यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है, कैसी तरंग है, ये एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है। ये एक यांत्रिक तरंग है ध्वनि तरंग, ठीक है। और ध्वनि तरंग दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है ध्वनि तरंग, दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो लिखिएगा ऐसे लिखे, सीधे लिखिएगा, सीधे ध्वनि तरंग, ऐसे लिखिए ध्वनि तरंग, लिखिएगा ध्वनि तरंग। ये तरंगें यांत्रिक तरंगों का ही एक प्रकार है, ये तरंगें यांत्रिक तरंगों का ही एक प्रकार है जो कि किसी माध्यम में पैदा होती है, जो कि किसी माध्यम में पैदा होती है, जो कि किसी माध्यम में पैदा होती है, जो कि किसी माध्यम में पैदा होती है। लिखिएगा श्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें, तीसरा लिखिएगा श्रव्य तरंगें, तीसरा लिखिएगा श्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें, तीसरा लिखें आप बेटा, तीसरा लिखिएगा श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें ध्वनि तरंग का एक प्रकार है, श्रव्य तरंगें ध्वनि तरंग का एक प्रकार है, ध्वनि तरंग का एक प्रकार है। इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, HZ भी लिख सकते हैं हर्ट्ज को, ठीक है, शॉर्ट में HZ, स्मॉल z बनेगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगें कहलाती हैं, श्रव्य तरंगें। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगें हैं वो श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। कैसे कहलाती हैं,
भी मुद्रा बैंकिंग होती है हमारे यहाँ मुद्रा है ना, एसएम है ना, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल है ना, जो ये लोन मिल रहा है एमएसएमई का है ना, ऐसे ही मुद्रा लोन भी है। मुद्रा की तरफ से एक इसमें पॉलिसी चल रही है, इसका नाम क्या है, तरुण। तो तरुण हम आपको ये बता रहे हैं कि ध्वनि तरंग एक प्रकार कैसे तरंग है, यांत्रिक तरंग होती है, ठीक है, क्योंकि माध्यम में उत्पन्न होती है। और श्रव्य तरंग भी कैसी है, ध्वनि तरंग तो बहुत सारी हो सकती है ना, लेकिन जो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य की होती है वो तरंग। आइए सर, आइए बहुत बढ़िया है। कौन है साथ में, कुछ कौन है, दोस्त है, बिठाओ सर, विक्रम इनको पढ़ाओ लिखाओ, इनको आ जाओ पढ़ोगे लिखाओ। हम भी चल रहे हैं, आधी छुट्टी बनवा लिया था। आ जाओ, नमस्ते। बैठने का कोई चार्ज नहीं है, क्लास का कोई चार्ज नहीं है, क्लास आपके लिए है। क्यों भाई, सरकार को धन्यवाद दें, सरकार योजना चला रही है, ठीक है। तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो दुनिया है वो हम सुन सकते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा गया है, श्रव्य तरंग। जो तरंग आपकी 20 हर्ट्ज से नीचे की है, कम की है, वो कहलाएगी आपकी अपश्रव्य। जो तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की है वो कहलाएगी आपकी पराश्रव्य, और जो नीचे मध्य में है वो कहलाएगी आपकी श्रव्य तरंग। पास है श्रव्य तरंग इतने और इतने की है, 20 से ज्यादा, 20,000 से कम। लेकिन जो 20 से कम की हो वो क्या कहलाएगी अपश्रव्य, 20,000 से ऊपर कहलाएगी पराश्रव्य। ये दोनों नहीं हम सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, ये दोनों नहीं सुन सकते हम। ये स्पेशल है, श्रव्य तरंग में तो स्पेशल है, जो श्रव्य तरंग को आती ही नहीं है। अरे ये तो हम सुन ही नहीं सकते, पेपर में यही तो पूछता है ना, कि कौन सा है। तो हम लोग कहां से कहां तक सुनने की क्षमता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। लेकिन 20 हर्ट्ज से कम होगा, 20 हर्ट्ज से अगर बात करें 20 हर्ट्ज से है ना कोई कम है ना, तो क्या करेगा वो अपश्रव्य। और 20,000 से ज्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की है तो क्या करेगी हमारी पराश्रव्य है। 20 हर्ट्ज से कम का और 20 हर्ट्ज से ज्यादा का, ठीक है। ये तरंग आपको क्या कराया बेटा, पराश्रव्य तरंग, ठीक है। ये पर मैं जो उदाहरण पूछ लेता है, तो पराश्रव्य उदाहरण पेपर को टोटल कर लो, ठीक है। श्रव्य तरंग क्या होगी, देखिएगा श्रव्य तरंग वे तरंग है, ये वे तरंग है जिनको सुना जा सकता है और इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, और इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य की होती है। होती है ये जो तरंग आपकी पनडुब्बी खोजने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखा है, पनडुब्बी खोजने के लिए तरंग होती है, देखा है, पनडुब्बी खोजने के लिए तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है, पराश्रव्य, ठीक है। तो यहाँ उदाहरण के लिए कि पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल, पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल, पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल समुद्र की गहराई में पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल समुद्र की गहराई में किसी वस्तु को खोजने के लिए, किसी वस्तु को खोजने के लिए, जैसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं पनडुब्बी, जैसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं बेटा पनडुब्बी, किसी वस्तु को खोजने के लिए, किसी वस्तु को खोजने के लिए, किसी वस्तु को खोजने के लिए, तथा हवाई जहाज की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, हवाई जहाज की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, हवाई जहाज की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, तथा मनुष्य के शरीर में गठिया रोग या ट्यूमर की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। गठिया रोग होता है हमारे शरीर में, गठिया
बैठे हुए किसी में बैठे हैं कि शादी हो जाती है और शादी की रिंग कहाँ गिर जाती है, समुद्र में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? समुद्र में गिर जाती है। समुद्र में है ना, हमको इनकी रिंग ढूंढनी है ना, समुद्र हम ढूंढ सकते हैं है ना। अगर समुद्र में और रिंगें ना पड़ी और समय का सामान ना पड़ा है ना, और चीज़ें ऐसी ना पड़ी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि देख सकते हैं तरंगों के माध्यम से कौन स्थान देखा है। कई सारी मूवियों में दिखाते हैं है ना, जहाज वाले जो है कि उस समय वो जहाज डूबा था तो उसकी पोजीशन पता करने के लिए उसमें बहुत सारा सोना था, चांदी था, वो डूब गया था तो उसकी पोजीशन जाती जाती है कैसे, तो उससे कुछ टकरा गया, अच्छा यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ है, यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ है, तो फिर गोताखोर थोड़ा कूदेगा और जाकर नीचे जाकर देखेगा कि क्या चक्कर है, देखेगा तो हो सकता है जहाज नहीं है ना। कुछ लोगों का भला हो जाए, कैसे भला मिले, कुछ लोगों का भला हो सकता है, तुम्हारे हमारे ऐसे गरीब लोग होते हैं है ना, बताओ। तो ये जो तरंग है बेटा कहाँ इस्तेमाल की जाएगी? इस तरह की चीजों को खोजने के लिए। इसके अलावा किसी को ट्यूमर हो जाता है या फिर क्या होता है गठिया को ऊपर सही कुछ समस्या होती है तो उन तरह का यूज किया था, उन तरह टकरा के लौटेंगे है ना। तो हमें मालूम पड़ेगा यहाँ पर कुछ टकरा गया इस बात, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अलग तरह की कुछ अलग तरह की स्थिति है यहाँ पर है ना, अलग तरह की स्थिति हो तो हम खोजने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ हो सकता है हमको ट्यूमर मिल जाए या पनडुब्बी मिल जाए, पनडुब्बी कोई और भी चीज होती है वो मिल जाए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेटा स्टडी किया है, वो स्टडी किया है। फिर इसके अंदर आवर्त गति, दो प्रकार की आवर्त गति है, तरंग गति, दो प्रकार की तरंग गति है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य है ना। ये सारे डेफिनेशन देखिए, माध्य, आयाम, दोलन, आवर्तकाल, आकृति। ठीक है, माध्यम देखे हम लोगों ने, दोलन में जो माध्य स्थिति होती है, आवर्तकाल होता है वो देखा है। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य कैसा होता है, कौन सी दिशा है वो देखा है, उसके उदाहरण देखे हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा है, यांत्रिक, तरंग, श्रव्य और आवर्त गति। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट हमारे जो है वो मुझे लगता है तो समझ में आ गए। ठीक है, ऐसे ही धीमे धीमे करके हम चीजें खत्म करेंगे, तो बहुत ज्यादा स्पीड की आवश्यकता है, जितना ही बढ़ना है कम है। ठीक है, थैंक यू।